नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 12 दिसंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का यूएसए की कोशिश चाइना और रशिया की दोस्ती को तोड़ने की। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल है वो लंबा होना चाहिए। फिर राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट विपक्ष रेजोल्यूशन लाना चाहती हैं उनको रिमूव करने के लिए। और सबसे लास्ट में वाईकॉम सत्याग्रह है। 100 साल पूरे हुए हैं ना वाईकॉम सत्याग्रह को। लेकिन देखो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक माउंटेन क्लाइंबिंग प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूं आप बताओ इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करोगे। देखो आप और आपके कुछ दोस्त, फॉर एग्जांपल टोटल 6 दोस्त हैं जिसमें से एक आप हो। वो देखो एक पहाड़ से ना नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त बस थोड़ी ही दूरी पर आपका एक जो दोस्त है ना बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है। और अभी संभावना है कि वहां पे बहुत तेज तूफान आ सकता है। तो देखो आपके सामने ना अब 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने दोस्त जो वहां पे इंजर्ड हुआ है उसको आप नीचे नहीं ला सकते, तो इसीलिए उसके साथ रह के आप इंतजार करो। समझ गए? एक बार वो आप छोड़ दीजिए वो पक्ष। आप कोई इनोवेटिव कमेंट देना चाहे तो कि सर उसको उठा के नीचे ले आएंगे, नहीं, वो नहीं पॉसिबल नहीं है। यूं मान के चलो कि नीचे उठा के लाना पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी सामान इतना ज्यादा है, बैग लदे हुए हैं पूरा, तो उठा के लाना पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन ये है कि सारा ग्रुप वहां पे वेट करे इंजर्ड फ्रेंड के साथ में, क्योंकि घायल दोस्त को छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि तूफान आने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये है, बाकी लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक दोस्त घायल है तो 5 लोग तो कम से कम नीचे आए। तो एक तरफ दोस्त के प्रति ड्यूटी है, केयर की ड्यूटी है, और दूसरी तरफ डायलेमा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे, मतलब मेजोरिटी जो लोग हैं कम से कम उनको फायदा हो। 2 ऑप्शन हैं। तो आप बताओ इस डायलेमा को आप कैसे हैंडल करोगे? क्या आप बाकी लोगों को लेके नीचे आ जाओगे या फिर आप वहीं पे अपने दोस्त का वेट करोगे, वहीं पे रह के कुछ ना कुछ? बताइए आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? इस डायलेमा को आप कैसे फेस करोगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो रिसेंट ईयर्स में ना एक चीज जो जियो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है और जिस पे सबसे ज्यादा लिखा गया है वो है रशिया और चाइना के बीच की दोस्ती, जिसको इन्होंने नाम दिया था अलायंस विदाउट लिमिट्स। फरवरी 2022 का समय था। उस समय देखो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक भी नहीं किया था, लेकिन देखो दोनों देशों के प्रीमियर्स, दोनों देशों के राष्ट्रपति आपस में मिले थे और कमिटमेंट जाहिर की थी कि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कोऑपरेट करेंगे हर एक क्षेत्र में, चाहे सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल डोमेन हो, हर एक क्षेत्र में हम आपस में मिल के काम करेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखो इन दोनों के बीच जो दोस्ती है ना वो तो मजबूत होनी स्टार्ट हो गई थी 2000 के बाद से ही, लेकिन उस समय इतनी मजबूत नहीं थी। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए जिसकी शुरुआत यूएसए में हुई थी, तो उसके बाद इनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, यूएसए के अगेंस्ट एकजुटता, यूएसए के अगेंस्ट सॉलिडेरिटी। चाइना के राष्ट्रपति ना सी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये बोला था रशिया और चाइना मिलके ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेंजेस जो पिछले 100 सालों में नहीं देखने को मिले हैं। जाहिर तौर पे उनका जो इशारा था वो वर्ल्ड ऑर्डर में, अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर यूएसए डोमिनेटेड था ना, यूएसए को रिप्लेस करके चाइना डोमिनेटेड या फिर यूं कहें चाइना प्लस रशिया डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का था। और उस समय ये वो समय था देखो ब्रिक्स में दुनिया का जो इंटरेस्ट था ना वो बढ़ रहा था। लेकिन देखो अब ना क्लियर हो चुका है कि जो पहले सोचा गया था कि चाइना जीडीपी के मामले में जल्द ही यूएसए को रिप्लेस कर देगा, अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यूएसए की इकोनॉमी ने ना काफी रिजिलियंस जाहिर की है, यूएसए की इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया है।
आज के समय में यूएसए की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है ना, वो यूरोपियन यूनियन और चाइना की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। यूएसए आज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है यूएसए में एज कंपेरिजन टू यूरोप। यूरोप तो देखो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मतलब जैसे वहाँ पे ना जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो रही है, लेबर कम अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इस वजह से ना वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम है। और चाइना की इकोनॉमी की बात करें, चाइना की इकोनॉमी देखो बढ़ तो रही है, लेकिन उस गति से नहीं जितना थोड़े समय पहले तक ग्रो हो रही थी चाइना की इकोनॉमी, क्योंकि चाइना में भी दिक्कत है, वहाँ पे भी डेमोग्राफिक शिफ्ट है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेबर जो पहले ज़्यादा अवेलेबल थी, सस्ती अवेलेबल थी, आज वो सिचुएशन नहीं है चाइना में। चाइना की इकोनॉमी के ऊपर डेट यानी कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रेड को लेकर टेंशन हैं, जब से तय हुआ है ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, डर पैदा हो गया है कि चाइना और यूएसए के बीच में एक बार फिर से ट्रेड वार चलने लगेगा और चाइना को इसका नुकसान होगा। पहले बोला जा रहा था ना चाइना जल्द ही यूएसए को रिप्लेस कर देगा। अब आप सिचुएशन देखिए, 2024 में यूएसए की जीडीपी का साइज कितना, 29 ट्रिलियन डॉलर्स है, और चाइना की इकोनॉमी का साइज कितना, 19 ट्रिलियन डॉलर्स है, और यूरोजोन की इकोनॉमी का साइज कितना, 16 ट्रिलियन डॉलर्स है। यूरोजोन मतलब वो यूरोप की इकोनॉमीज, वो यूरोप के कंट्रीज की इकोनॉमीज जहां पे यूरो करेंसी है। और रशिया का तो बहुत ही कम, रशिया की इकोनॉमी का साइज सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। रशिया से ऊपर तो इंडिया ही है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो नियर फ्यूचर में ना चाइना और रशिया दोनों मिला के भी यूएसए को रिप्लेस करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक बढ़िया चीज देखो, ट्रंप ना पुतिन के साथ में समझौता चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं यूएसए का जो फोकस है ना वो रशिया पे नहीं होना चाहिए, यूरोप पे नहीं होना चाहिए, यूएसए का फोकस होना चाहिए चाइना पर, एशिया पर। और ट्रंप ना बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो पुतिन को समझा देंगे और रशिया के साथ किसी ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन करवा देंगे। ये बात उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी बार बोली है। तो देखो अभी तक ये दोनों देश जो हैं, चाइना और रशिया, दोनों अलायंस की बात करते थे कि हम दोनों मिलकर यूएसए का सामना करेंगे। लेकिन ट्रंप की कोशिश ये है कि इनका अलायंस तोड़ा जाए, जो ये रशिया प्लस चाइना अलायंस है ना, इसको तोड़ा जाए। कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि ये अलायंस तोड़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन देखो विभिन्न देश ना इंटरनेशनल रिलेशंस में ना अपने इंटरेस्ट को तवज्जो देते हैं हमेशा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अलायंस के जो इंटरेस्ट हैं उनको रिप्लेस करके, उनको इग्नोर करके अलायंस के जो मेंबर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो अभी फिलहाल देखो रशिया प्लस चाइना की तो दोस्ती है बहुत ज़बरदस्त वाली, लेकिन मान लो ट्रंप पुतिन को बोले कि देखो हम आपकी यूक्रेन के साथ में डील साइन करवा देंगे, क्योंकि देखो रशिया आज के समय में ना बहुत कमजोर है, आपको भी पता है। इन्होंने शुरुआत में यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया था ना, तो बोला था ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, बस कुछ समय के लिए चलेगा। अब कितने साल हो गए, 3 साल हो जाएंगे अगले साल फरवरी में, और ये युद्ध रशिया का लगातार चल ही रहा है। इस युद्ध की वजह से ना रशिया की मिलिट्री पावर को, पॉलिटिकल पावर को यूरोप में ना जबरदस्त धक्का पहुंचा है, और शायद ही रशिया अब इससे बाउंस बैक कर सकेगा, मतलब बहुत मुश्किल दिखता है। आप ईरान देख लीजिए, पहले ईरान एग्रेसिव था, ईरान का एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस था, जिससे डरते थे ये वेस्टर्न ग्रुप्स जो है ना, वो डरते थे ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस से, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, ये सब लोग थे। बट आज इजराइल युद्ध के कारण हमास बिल्कुल धराशायी मोड में है। हिजबुल्लाह ने डर के मारे डील साइन कर ली है इजराइल के साथ में, और असद सीरिया में पहले सत्ता में थे ईरान और रशिया की हेल्प की सहायता से, लेकिन असद भी अब सीरिया को छोड़ के भाग गए हैं। मतलब यूएसए के जो विरोधी थे ना, आप देखोगे आज के समय में सब कमजोर हैं, और चाइना का मुकाबला करने के लिए यूएसए आज पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से प्लेस्ड है। जैसे आप देखो यूएसए ने काफी सारे ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे ओकस है, यूएस ऑस्ट्रेलिया यूके का ग्रुप है, क्वाड है, क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस। तो ये ग्रुप्स यूएसए ने बना रखे हैं चाइना का मुकाबला करने के लिए।
अब देखो फिर से वही बात करते हैं जिस पे राइटर का फोकस है। ट्रंप की कोशिश यही होगी कि रशिया और चाइना का जो अलायंस है ना, इसे तोड़ा जाए किसी भी कीमत पे। ये देखो, अनयूनाइटिंग रशिया एंड चाइना, ये ट्रंप अपनी स्पीच में काफी बार बोले हैं कि इन दोनों के अलायंस में ना काफी नेचुरल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो यूएसए के इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रशिया प्लस चाइना, रशिया का उस समय नाम था यूएसएसआर, दोनों के बीच में दोस्ती थी। लेकिन 1970s में ना चाइना यूएसए के करीब चला गया, तो चाइना और यूएसएसआर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया धोखेबाजी का, कि तुमने धोखा किया, उसने बोला तुमने धोखा किया। तो अब एक बार फिर से ऐसी ही स्टेज आ सकती है। दोनों में से देखने वाली बात यह होगी कि पहले दूसरे को धोखा देगा कौन। मतलब क्या चाइना पहले डील करेगा यूएसए के साथ में कोई, या फिर रशिया पहले डील करेगा, समझौता करेगा यूएसए के साथ में, यह देखने वाली बात होगी। और बात करें देखो इंडिया की, इंडिया का किसमें फायदा है। देखो, अगर यूएसए ना रशिया के साथ कोई डील साइन करता है, पीस इस्टेब्लिश करता है, तो इंडिया को फायदा है। क्योंकि यूएसए बार बार इंडिया को बोलता था रशिया से हथियार वगैरह मत परचेज कीजिए। रशिया के यूएसए के साथ रिलेशन थोड़े ठीक ठाक हो गए तो इंडिया को वो प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और ठीक हो जाएगा काम। लेकिन यूएसए चाइना के साथ कोई डील साइन करता है पीस वाली, तो फिर इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात है। ये इंडिया कतई नहीं चाहेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति पद संभालते हैं ना, वो कैसे डील करते हैं रशिया और चाइना को। दोनों में से कौन पहले यूएसए के साथ में समझौता करना चाहेगा। लेकिन कंक्लूजन में यह बात फिर से बोली जाती है। देखो, एंशिएंट ईरा में ना एक टेक्स्ट है मित्र भेदम, ये पंचतंत्र से है, जिसमें फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और बिट्रियल की कॉम्प्लेक्सिटीज शेयर की गई है दो सोवरिन्स के बीच में, यानी दो देशों के बीच में। तो जब देखो अलायंस में होते हैं ना दो या दो से अधिक देश, तो देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई देश ना अलायंस के इंटरेस्ट को तवज्जो नहीं देता और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको ज़्यादा तवज्जो देता है। और यही काम रशिया कर सकता है जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं उसके बाद। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में चीफ जस्टिस के लंबे कार्यकाल से संबंधित हैं। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी ना सितंबर में ना 8 अलग अलग हाई कोर्ट्स के ना चीफ जस्टिस को नियुक्त किया गया। लेकिन देखो, सबसे चिंताजनक बात यह थी, एक को अगर छोड़ दें, एक चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल है वो शायद 4 साल का रहेगा, अभी आगे आएगा। बाकी सभी चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल है ना बहुत छोटा रहेगा। हर एक का बताया भी गया है, लेकिन इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। जैसे जस्टिस राजीव सकढेर, ये इनको देखो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉइंट किया गया था, लेकिन अपॉइंट होने के 24 दिनों के बाद ही 18 अक्टूबर को ये रिटायर भी हो गए। अभी ये सेटल डाउन भी नहीं हुए थे, इनकी फेयरवेल पार्टी आयोजित हुई। इसके बाद आप देख लीजिए जस्टिस मनमोहन, ये देखो दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, लेकिन देखो 29 सितंबर को इन्होंने शपथ ली, 3 दिसंबर को यूनियन गवर्नमेंट ने इनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। तो बहुत ही छोटा टेन्योर इनका रहा। तो बाकी देखो और भी चीफ जस्टिस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे जस्टिस तासी रब्स्तान, इनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अपॉइंट किया गया। इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा। और जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, इनको चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बनाया गया है। इनका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का रहेगा। बस इतना ही बहुत है एग्जाम्पल देने के लिए, 3-4 पॉइंट बहुत हैं, 2-3 ही बहुत है, 3-4 भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है बहुत ही छोटा कार्यकाल। वैसे देखो एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ना काम बहुत सारे होते हैं। वो पूरे हाईकोर्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करते हैं और नाम सजेस्ट करते हैं जजशिप के लिए। अलग अलग जो कमेटीज़ होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हाई कोर्ट के स्टाफ की वेलफेयर का ध्यान रखते हैं और जो ट्रायल कोर्ट के जज गलती करते हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बहुत सारे काम हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लीगल एजुकेशन के बारे में राय व्यक्त करते हैं, लीगल एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। मतलब ये सारे काम दिए हुए हैं एक
एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के क्या काम होते हैं, लेकिन देखो उनका कार्यकाल इतना छोटा होता है कि जब तक वो काम समझते हैं ना तब तक उनकी रिटायरमेंट आ जाती है। काम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है लेकिन कार्यकाल छोटा होता जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये हैं जस्टिस एल नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 2022 में ना इन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच दी थी, तो इन्होंने एक सजेशन दिया था कि चीफ जस्टिस में एक जस्टिस का जो कार्यकाल है ना कम से कम 7-8 साल का होना चाहिए, अगर 10 साल का ना हो तो भी 7-8 साल का तो जरूरी होना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि चीफ जस्टिस का काम तो देखो और भी कॉम्प्लेक्स होता है, 1.5-2 साल उन्हें लग जाते हैं काम को समझने में, लेकिन जब तक वो सेटल डाउन होते हैं तब तक उनके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। और देखो हमारे देश में ना अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं ना उनका काम अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक हाई कोर्ट का काम सीख लिया तो मतलब अब आप देश के किसी भी राज्य में हाई कोर्ट का काम कर सकते हो, नहीं। अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट्स है ना वहां पे कुछ कन्वेंशंस अलग हैं, कुछ चीजें अलग हैं, तो समझने में टाइम लग जाता है। कल्चर अलग अलग है अलग अलग हाई कोर्ट्स में। फिर ना राइटर ये बोलते हैं ब्रिटिश ईरा में ना ऐसा नहीं था। जैसे मद्रास हाईकोर्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है। मद्रास हाईकोर्ट एग्जिस्टेंस में आई 1862 में और 2012 में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने 150 साल पूरे कर लिए। तो देखो मद्रास हाईकोर्ट ने ना 65 ईयर्स बिताए इंडिपेंडेंट इंडिया में, 2012 की हम बात कर रहे हैं, और 85 ईयर्स बिताए थे ब्रिटिश इंडिया में जब देश गुलाम था। तो देखो जब ब्रिटिश ईरा में मद्रास हाईकोर्ट एग्जिस्ट करती थी ना तो 85 ईयर्स में सिर्फ 11 चीफ जस्टिस आए। 85 ईयर्स में ब्रिटिश ईरा में सिर्फ 11 चीफ जस्टिस। लेकिन जब देश आजाद हुआ 2012 तक जो 65 ईयर्स का इतिहास रहा ना मद्रास हाईकोर्ट का, तो इसमें 24 चीफ जस्टिस देखने को मिले मद्रास हाईकोर्ट में। तो देख लीजिए कितना अंतर है। और 24 में से 2 चीफ जस्टिस को आप हटा दो ना, जैसे देखो पीवी राजा मन्नार, इन्होंने 13 साल तक चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया, और चीफ जस्टिस वीरास्वामी के, इनका कार्यकाल 7 सालों का रहा। तो इन दोनों को हटा देना तो 22 चीफ जस्टिस मद्रास हाईकोर्ट में आजादी के बाद, तो एवरेज के तौर पे हर एक चीफ जस्टिस का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा। समझ गए, बहुत ही कम। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं जो चीफ जस्टिस के टास्क है ना कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, बट उनका जो कार्यकाल है ना वो छोटा होता जा रहा है। तो इसलिए ना जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता रिफॉर्म लाने का, इनोवेशन लाने का, या फिर हाईकोर्ट की वर्किंग में कोई इंप्रूवमेंट लाने का। जिसका कार्यकाल लंबा होता है वही तो देखो इंप्रूवमेंट वगैरह लेके आएगा ना, वही तो रिफॉर्म वगैरह लेके आएगा, वही तो इनोवेशन वगैरह लेके आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बार हाईलाइट तो हुई है, लेकिन ना इस पे कोई रिफॉर्म आया नहीं है। तो अभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, जैसे गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, बार काउंसिल एक स्टेक होल्डर है, जुडिशरी एक स्टेक होल्डर है, तो सभी ना मिल के काम करें। और चीफ जस्टिस का ना एक निश्चित कार्यकाल तो जरूर होना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हाई कोर्ट की या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को इंप्रूव कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति हैं इस वजह से राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। जैसा कि आपको पता है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। अभी न्यूज़ देखो ये है, अपोजिशन के 60 मेंबर्स ने ना नोटिस दिया है इनको हटाने के लिए, इनको इम्पीच करने के लिए। उन्होंने ये बोला कि हमारा जो ट्रस्ट है ना राज्यसभा के चेयरमैन से वो खत्म हो चुका है। देखो आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो जो ये रेजोल्यूशन है ना, या तो इस पे वोटिंग होगी ही नहीं, और होगी तो जाहिर तौर पे रेजोल्यूशन पास तो हो नहीं सकता क्योंकि मेजोरिटी है नहीं विपक्ष के पास में, मेजोरिटी नहीं है तभी तो वो विपक्ष है। लेकिन देखो इशू इंपॉर्टेंट है। इशू क्या है? इशू ये है विपक्ष का ये कहना कि जो चेयर है ना, यानी राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, वो पूरी तरह से बाइस्ड होकर काम कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के पक्ष में। मतलब जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बोलने नहीं दिया जाता, और जो सरकार के मेंबर्स हैं उनको बार बार अलाउ किया जाता है, और कई बार वो राज्यसभा में सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं,
सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बयानबाजी करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट के बारे में बोला गया, किसी मेंबर ने ये बात बोली थी कि ये पर्टिकुलर जो रेलवे लाइन है इसकी काफ़ी बार घोषणा हुई लेकिन काम नहीं हो उसका। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पहले घोषणाएं ही होती थी। तो काइंड ऑफ उनका इशारा पहले की सरकारों पर था कि पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी, अब काम होता है। तो चेयर को देखो, ये जो चीज़ें हैं ना वो शोभा नहीं देती हैं। आमतौर पे देखो होता ये है, वैसे करियर पॉलिटिशियंस को ही, मतलब जिन्होंने ज़िंदगी भर राजनीति की है, उन्हीं को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर इन पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एक बार जब वो इन पोस्ट पे आ जाते हैं तो फिर देखो वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, ये राजनीति से दूर नहीं जा पा रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। दूसरी तरफ देखो, सरकार का ये कहना है, जो जाहिर तौर पे जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट के पक्ष में खड़ी है, सरकार का ये कहना है कि देखो राज्यसभा के चेयरमैन ने ना विपक्ष को डांटा एंटी इंडिया कमेंट्स के लिए, इसी वजह से वो जगदीप धनखड़ को रिमूव करना चाहते हैं उनकी पोस्ट से। और सरकार ने जगदीप धनखड़ की कास्ट का भी रेफरेंस दिया कि उनकी कास्ट की वजह से भी विपक्ष उनसे नफरत करता है। तो ये तो देखो कोर पॉलिटिक्स वाली चीज़ हो गई जो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की चीज़ देखो ये है, चाहे वो स्पीकर हों या फिर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, इनका देखो न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम देखो पार्लियामेंट के बाहर तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में झगड़ा करती रहती हैं, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट में तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ पे कम से कम थोड़ा ढंग का काम हो। जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था परसों कि पार्लियामेंट में डिसेंट डिस्कशंस होनी चाहिए और कंसेंसस बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होनी चाहिए, ये हमने आर्टिकल नहीं डिस्कस किया था। तो कम से कम पार्लियामेंट में तो ये सब होना चाहिए। और इसमें इसी वजह से जो चेयर है ना, लोकसभा या फिर राज्यसभा, चेयर की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर चेयर ही निष्पक्ष होकर काम नहीं करेंगे तो फिर हाउस की वर्किंग नहीं चल सकेगी और डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए चेयर चाहे कोई भी हो, उनको देखो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सदन की कार्रवाई चलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो पहले चेयर बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम किया करते थे कांग्रेस के समय में, लेकिन अब देखो ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, खुलेआम हो गई है। खुलेआम चेयर के द्वारा सरकार के पक्ष में कमेंट कर दिए जाते हैं। तो फिर देखो डेमोक्रेसी, सच में डेमोक्रेसी में लोगों की विश्वसनीयता भी कमज़ोर होगी और डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इस प्रकार की चीज़ों से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वाइकोम सत्याग्रह को ना 100 साल पूरे हो गए। तो इस मौके पे ना तमिलनाडु और केरला के दोनों के चीफ मिनिस्टर्स एक साथ आ रहे हैं और केरला में जो कुछ मेमोरियल वगैरह हैं, जैसे पेरियार का रेनोवेटेड मेमोरियल है, इस मेमोरियल का इनाग्रेशन किया जाएगा। आज 12 दिसंबर को ये शेड्यूल्ड है। आप जीएस पेपर 2 ऐसे एथिक्स और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वाइकोम सत्याग्रह है क्या? देखो 1924 और 1925 में 20 महीनों तक चला ये सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। ये सत्याग्रह अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था। पुराने समय में पूरे भारत में कई कई जगहों पर और केरल में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो हिंदूज थे उनको मंदिरों में एंटर नहीं करने दिया जाता था, और ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि मंदिर की तरफ जाने वाली जो रोड्स थी उन पर भी एंट्री बैन होती थी लोअर कास्ट के लोगों की। काकीनाडा में मीट ऑर्गेनाइज हुई थी कांग्रेस पार्टी की 1923 में। उस समय टी.के. माधवन, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी कि डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा हो रहा है लोअर कास्ट के लोगों के साथ और डिप्रेस्ड सेक्शंस के साथ। तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई थी एक मूवमेंट चलाई जाए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। तो केरल में एक कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग थे और उस कमेटी को लड़ाई लड़नी थी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। कमेटी के चेयरमैन थे के. कलप्पम,
कनेडी में T.K. माधवम मेनन और के नीलाकांतन नंबूथरी और T.R. कृष्णास्वामी अय्यर, ये सब लोग शामिल थे। फरवरी 1924 में उन्होंने डिसाइड किया कि केरला प्रयत्नम को लॉन्च किया जाए। ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी ताकि सभी लोगों को अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मंदिर में एंटर करने का और भगवान की पूजा करने का। केरल में एक जगह है वाइकोम में शिव टेम्पल है, वहां पर ये मूवमेंट केंद्रित थी। और ये वाइकोम जो है आज के समय में केरल के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस समय देखो डिप्रेस सेक्शंस के लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था केरल में, वो थे इजावा और नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का नाम आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रम में उनके बारे में लिखा भी हुआ है। उन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट। श्री नारायण गुरु ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और टेम्पल एंट्री के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। श्री नारायण गुरु भी इजावा कास्ट से थे। तो ये तो हमने काइंड ऑफ बेसिक चीजें डिस्कस की वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, गांधी जी का क्या रोल था इस वाइकोम सत्याग्रह में? आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे ना तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को लीड किया और ना ही बहुत बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब ये सत्याग्रह चल रहा था, 20 महीनों का ये सत्याग्रह था 1924 और 1925 में, और जब ये सत्याग्रह चल रहा था तो 10 दिनों के लिए गांधी जी ने विजिट किया था वाइकोम में जहां पर ये सत्याग्रह चल रहा था। और इसके अलावा वैसे समय समय पर गांधी जी से कंसल्ट कर रहे थे वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस सत्याग्रह में डायरेक्टली। तो उन्हीं 10 दिनों के बारे में बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। आर्टिकल में बताया जाता है 9 मार्च 1925 को शाम को 6 बजे वो वाइकोम में पहुंचे। वैसे प्लान के अनुसार उन्हें 4 बजे पहुंचना था। देरी इसलिए हुई थी क्योंकि बोट्स गई थी गांधी जी का वेलकम करने के लिए और गांधी जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बोट्स को यहाँ से ले जाओ, मैं अपना स्वागत नहीं चाहता। तो एक बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, स्ट्रगल के दौरान गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो आइडियली सही थे, मोरली सही थे, लेकिन उनसे जो उनके सपोर्टर्स थे उनकी स्पिरिट डाउन होती थी। लेकिन आज के समय में जैसे कई लीडर्स अपने सपोर्टर्स की विश के सामने घुटने टेक देते हैं, गांधी जी ऐसे नहीं थे। वो अपने मोरल्स को, वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे बेशक सपोर्टर्स नाराज ही क्यों ना होते हों। मतलब सपोर्टर्स की विश के सामने, गलत विश के सामने गांधी जी घुटने नहीं टेकते थे। उसके बाद देखो एक एक डिटेल डिस्कस की हुई है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया जाता है, जैसे ही गांधी जी ने एंटर किया वाइकोम में, वेलकम एड्रेस के दौरान स्टेज पर जब गांधी जी बैठे हुए थे तो उन्होंने एक रजिस्टर्ड मेल को प्राप्त किया जिसमें ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स अनटचेबिलिटी के पक्ष में बोल रहे थे और गांधी जी के स्टैंड को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन उस दिन गांधी जी का मौन व्रत था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सीधा सत्याग्रह आश्रम में चले गए। तो इस प्रकार की डिटेल्स कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में वो ये हैं, गांधी जी ने अपने 10 दिनों के दौरान सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया। श्री नारायण गुरु जो लीड कर रहे थे इस सत्याग्रह को, उनसे कंसल्ट किया गांधी जी ने, उनके साथ मीटिंग की। महारानी रीजेंट, दीवान, पुलिस कमिश्नर, यहां तक कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे उनके साथ भी गांधी जी ने कंसल्ट किया, उनके साथ भी मीटिंग की। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो कुछ ये हो रहा है कि डिप्रेस्ड सेक्शन के लोगों को मंदिरों में नहीं एंटर करने दिया जाता, रोड्स पर नहीं एंटर करने दिया जाता, ये सही है, ये शास्त्रों के अनुसार है, ये जो हिंदू टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो ये था कि आप वाइकोम में या फिर ट्रावनकोर में रेफरेंडम करवा लीजिए। अगर रेफरेंडम में सभी लोग मेजोरिटी के साथ ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सही है तो हम आपकी बात को मान लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था मीडिएशन करवा लिया जाए। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को बोला गया आप अपनी तरफ से एक सेकुलर सेंड कर दीजिए और सत्याग्रहियों की तरफ से भी हम एक सेकुलर सेंड कर देंगे और दीवान जो है वो वर्डिक्ट को प्रोनाउंस कर देंगे मीडिएशन के बाद। गांधी जी ने यह भी कहा था अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सत्याग्रहियों की तरफ से जाएंगे मदन मोहन मालवीय। लास्ट में तीसरा ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को यह दिया गया था कि आप साबित कर दीजिए, मतलब आपको लगता है जो कुछ आप कर रहे हो ये सही है तो आप
वो टेक्स्ट लेके आइए जिनके आधार पर आप बोल रहे हो कि ये सही है। कौन से हिंदू टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है? तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने तीसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उससे पहले देखो एक खास बात ये, गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को पूरा मौका दिया कि आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, और अगर आप सही साबित हुए तो सत्याग्रही आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप गलत अगर साबित हुए तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप वर्डिक्ट को मानो या फिर ना मानो। तो इससे बहुत सारे जो सत्याग्रही हैं या फिर सपोर्टर्स हैं वो नाराज भी हुए कि अगर हम हार गए तो हमको माननी पड़ेगी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स की बात, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स अगर हार गए फिर भी उनकी मर्जी है वो वर्डिक्ट को स्वीकार करें या फिर ना करें। तो इस बारे में गांधी जी के व्यू काफी स्ट्रोंग थे। उनको लगता था ये लड़ाई सच की लड़ाई है और हम हार ही नहीं सकते, हमें पता है हम बिल्कुल ठीक है, मतलब हारने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स का जो स्टैंड है वो इससे एक्सपोज हो जाएगा, और आखिर में वही हुआ भी। खैर हम उस पॉइंट पे फिर से चर्चा करते हैं। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने तीसरे प्रपोजल को स्वीकार किया और वो एक टेक्स्ट लेके आए। टेक्स्ट का नाम क्या था? शंकरा स्मृति। गांधी जी ने कहा कि ये जो टेक्स्ट आप लेके आए हो ये ऑथेंटिक नहीं है ये टेक्स्ट। और दूसरे जो नारायण मेनन थे या फिर दूसरे उस समय जो बड़े सेकुलर्स थे उनके पास भी उस टेक्स्ट को ले जाया गया और उन्होंने भी माना कि ये जो टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स के द्वारा, शंकरा स्मृति, जिसमें अनटचेबिलिटी को जायज ठहराया गया है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा करके देखो बेशक वाइकोम सत्याग्रह उस समय खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा और लंबे समय तक चला, लेकिन गांधी जी ने पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल एकदम से सत्याग्रहियों के पक्ष में कर दी थी और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को समझ में आ गया था कि जनता उनके साथ नहीं है और उनका जो स्टैंड है वो मोरल नहीं है। तो ये एक मेजर रीजन रहा इस सत्याग्रह के सफल होने का। तो ये कुछ चीजें आप लिख सकते हो जब अगर मेंस में वाइकोम सत्याग्रह के बारे में 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने का फायदा देखो ये हुआ, जैसे गांधी जी पेरियार से मिले और गांधी जी नारायण गुरु से मिले, पुलिस कमिश्नर से मिले, जो महारानी रेजेंट थी उनसे मिले। तो इन सब से मिलने का फायदा ये हुआ, मिथ टूटते गए। जैसे महारानी रीजेंट से जब वो मिले तो ये मिथ टूट गया कि महारानी जो रीजेंट हैं वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट हैं। पुलिस कमिश्नर से जब वो मिले तो ये मिथ टूट गया कि पुलिस सत्याग्रहियों को सप्रेस करने का काम कर रही है। तो ये सब फायदे हुए वाइड स्केल पे जो कंसल्टेशन गांधी जी के द्वारा किया गया इस सत्याग्रह के दौरान। अब लास्ट में देखो समरी के माध्यम से देख लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया, देखो वैसे चाइना रशिया ये बोलते थे हमारी जो अलायंस है विदाउट लिमिट्स है, और खतरनाक कोऑपरेशन इन दोनों के बीच में देखने को मिला पिछले कुछ समय में यूएसए के अगेंस्ट। दोनों की एकजुटता है यूएसए के अगेंस्ट। बट देखो पहले बोला जा रहा था कि यूएसए डिक्लाइन कर रहा है, यूएसए डिक्लाइन नहीं कर रहा है, यूएसए ने बाउंस बैक किया है, और ट्रंप ना अब इन दोनों की दोस्ती ना तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि पहले वो रशिया यूएसए के साथ में कोई डील साइन करेगा या चाइना। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए थे। फिर हमने ये डिस्कस किया था चीफ जस्टिस वाला आर्टिकल। 8 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए सितंबर में, लेकिन कार्यकाल इनका काफ़ी छोटा है। सिर्फ एक चीफ जस्टिस का कार्यकाल 4 साल से अधिक का है। बाकी कुछ का तो देखो, कुछ तो ऑलरेडी रिटायर भी हो गए हैं, एक दो तो। राइटर ये बोलते हैं इस आर्टिकल में कि देखो हाईकोर्ट का काम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये देखो जजशिप के लिए रिकमेंड करना, कमेटीज़ बनाना, स्टाफ वेलफेयर, इतना कॉम्प्लेक्स काम होता है, लेकिन टेन्योर छोटा होता जा रहा है। फिर 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। एक तो जस्टिस नागेश्वर राव का। जस्टिस नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। जब ये रिटायर हुए थे ना, इन्होंने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जज का कार्यकाल ना 7-8 साल का होना चाहिए। फिर मद्रास हाई कोर्ट का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि मद्रास हाई कोर्ट को 150 साल पूरे हुए थे 2012 में, लेकिन ब्रिटिश ईरा में सिर्फ 11 जज रहे और आज़ाद भारत में कम समय में भी 24 जज रह गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर देखो जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट विपक्ष 60 मेंबर्स ने नोटिस दिया है उनको रिमूव करने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी में देखो अनप्रेसिडेंट है। चेयर को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट के काम करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो ना सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं देते, सरकार के लोगों को बोलने का मौका देते हैं, सरकार के पक्ष में कमेंट करते हैं।
तो राइटर ये बोलते हैं देखो पार्लियामेंट के बाहर तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती ही हैं, कम से कम पार्लियामेंट में तो डिग्निटी होनी चाहिए। और अगर चेयर न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर देखो चेयर का काम तो ये है दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आना। अगर चेयर ही एक पक्ष का साथ देगा तो फिर पार्लियामेंट में भी वो कड़वाहट देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। चीफ जस्टिस का जो टेन्योर था उससे संबंधित क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।